नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कानून लाया था, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया था। उस कानून के जो कानून बनाने के पीछे उसका दिमाग ये सब कौन था, आप जानते हैं। सरकार ने इन सब बातों को छिपाया। कब वो कानून की पृष्ठभूमि बनी बनाने की, कब उनकी आय दोगुनी करने की विचार सरकार के दिमाग में आया, और इस कानून से सरकार किन लोगों के लिए कार्य करना चाहती थी, यह भी मंशा एक चैनल है उसके द्वारा, उसकी रिपोर्ट्स के द्वारा यह बात सामने आई है। अभी तक सरकार ने उनकी बातों को विरोध नहीं किया है कि यह बातें तथ्यात्मक रूप से गलत कही गई हैं। सरकार ने उसकी बात को माना, उसकी बात पर टास्क फोर्स बनाया जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से एक ये कहा था कि जरूर मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी जिससे किसान इस बात को तैयार नहीं हुए कानून को लेकर। तो जरूर तपस्या में जरूर कमी रह गई थी कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने में कुछ ऐसी बातें आ गई सामने जिसे किसानों ने उस बातों को समझ लिया, पढ़ लिया। मैंने इसके पहले भी अपना एक वीडियो जो फार्म लॉ के ऊपर बनाया हुआ था, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। मैं हमेशा से ये कहते आया हूं कि जो लोग उसका समर्थन करते हैं, जो भी व्यक्ति उसका समर्थन करता है, उससे खाली पूछिए कि क्या उसने उस लॉ को पढ़ा है। यदि कहे हाँ तो उसमें कुछ बिंदु हैं। हर क्लॉज में एक ऐसा चीज डाल दिया गया है जहां पर आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि यह चीज, यह बात और भी साफ गोई से वहां पर लिखी जा सकती थी, उसे कानून का रूप दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि इसमें अडानी का कितना सहयोग, अडानी के लिए क्या काम कर रही थी उस समय सरकार, और उस समय जो टास्क फोर्स बनाया गया था इस एक व्यक्ति के कहने पे, और वो व्यक्ति है ये शरद मराठे। शरद मराठे जो है ये एनआरआई है, अमेरिका में रहता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, जो अपने कुछ मेल, जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यहां तक कि अटल जी के साथ के भी समय में इनका बड़ा गहरा संबंध था, और वही संबंध आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि ये किसानों की आय दोगुनी करने में अपना जो विचार, अपना दिमाग, सब कुछ उन्होंने भारत सरकार को दे दिया और भारत सरकार ने उसे मान लिया। तो इस बात को हम सब भली भांति समझते हैं कि एक पूंजीपति व्यक्ति दूसरे पूंजीपति व्यक्ति के लिए किस तरह से काम करता है। यह बात तो समझ लीजिए कि आज ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मर चुकी, जो गरीबों के लिए नहीं, वो उसी अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए काम करते हैं, अपने उसी बिरादरी के लिए काम करते हैं जिस बिरादरी से वो आते हैं, क्योंकि उन्हें पसीने की कीमत समझ में नहीं आती है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पसीना इन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो ये लोग चले थे, ऐसे व्यक्ति चले थे, और ऐसे व्यक्तियों के कहने पे भारत सरकार ने कानून बनाया, और ये कहीं नहीं बताया कि ऐसा कोई टास्क फोर्स भी बना था। नीति आयोग ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कोई टास्क फोर्स बना था। तो सवाल अपने आप में काफी खड़े होते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, ये जो शरद मराठे हैं, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल है जिसमें इन्होंने आयुष मंत्रालय का अपना जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से ये आयुष मंत्रालय के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो इस व्यक्ति को देख लीजिए, समझ लीजिए और पहचान लीजिए कि इन्हीं व्यक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री का जो है वो तपस्या में कमी रह गई कि ऐसे लोगों को वो फायदा पहुंचाने से रह गए, मरहूम रह गए। अब हम बात करते हैं उसकी जो आने वाले समय में फिर से वो किसान के बिल के रूप में आ सकती है, और जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या है। इससे परत दर परत खुलती चली जाएगी। और मैंने फिर कहा कि अगर इसे कोई वीडियो पूरा देख रहा है तो पूरा देखे, उसे समझे और सवाल करे, और देखे कि सरकार कब, कहां और कैसे
इस कानून को लाने के लिए उसने क्या नहीं किया। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तक बना डाला, किसानों को आतंकवादी तक कहने में गुरहेज नहीं, उन्हें परहेज नहीं था। तो किस हद तक तपस्या की थी ये तो हम सब जानते हैं, समझते हैं। अब आइए उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हैं कि क्या है। उनके दस्तावेजों से यह पता चलता है कि नीति आयोग को एक भाजपा अनुकूल एनआरआई व्यवसायी शरद मराठे प्रस्ताव में एक टास्क फोर्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके के रूप में कृषि निगमीकरण पर जोर देते हुए रिपोर्ट लिखी। मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जिन देशों में इस तरह की अवधारणा लाई गई, उस देश में कृषि पूरी तरह से फेल रही। चाहे वो कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए जहां पर इस तरह के कानूनों को लाया गया, क्या वहां पर किसानों की हालत क्या है। किसान वहीं पर जिंदा है जहां पर सरकारी सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, जो भी विकसित देश है। हम उस देश में नहीं है, तो हम ऐसी कौन सी परिपाटी रखने जा रहे हैं। उसने अपने प्रस्ताव में नीति आयोग को झुकाने वाले, अब समझिए अगर नीति आयोग को झुकाया है तो मतलब क्या कर सकते हो। उनकी पहचान, उनकी पहुंच सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में और स्वयं नेहरू में और पंडित नरेंद्र मोदी में कितनी थी। झुकाने वाले शरद मराठे कृषि, किसानी या इससे जुड़े किसी विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कारोबारी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि नीति आयोग ने व्यवसायी की संदिग्ध दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से और उत्सुकता से कदम उठाया। एक ऐसा भविष्य जहां किसान कॉर्पोरेट शैली की कृषि व्यवसाय कंपनियों को कृषि भूमि पट्टे पर देते हैं, प्रभावी रूप से उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। आयोग ने बाद में व्यवसायी को टास्क फोर्स में नियुक्त किया, जिसने बाद में उस टास्क फोर्स के अंदर किसने किसको लिया। अडानी समूह, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा समूह, आईटीसी जैसे कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़े निगमों से परामर्श किया। ये इनके टास्क फोर्स में थे। लेकिन 2018 में सरकार की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट्स को सौंपने से पहले किसी भी किसान अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार कृषि पर निर्भर लगभग 60% भारतीयों की आय को दोगुना करना था। रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, यानी कि 2018 तक। 2 साल बाद भारत ने खेती में कॉर्पोरेट खिलाड़ियों की अनुमति देने और कृषि बाजार को नियंत्रण मुक्त करने के उद्देश्य से 3 विवादास्पद कानून लाने के मोदी सरकार के फैसले पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले किसानों के विरोध को देखा। हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन में बैठे और इनमें से कम 500 या उससे ज्यादा किसानों की कोविड और गर्मी और ठंड में मृत्यु भी हो गई, जिससे सरकार को कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे 2 भाग की श्रृंखला के भाग 1 से पता चलता है कि सरकार वास्तव में किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी योजना कैसे तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक महत्वाकांक्षी वादा दस्तावेज जो दिखाते हैं कि कैसे कृषि में कोई अनुभव नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया, देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक में सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। यह सब एक पत्र से शुरू हुआ और वो पत्र है यह जो आपके स्क्रीन पर वो पत्र दिखाई दे रहा है। आप इस पत्र को भी आप देखिए। अक्टूबर 2017 में शरद मराठे ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें कृषि सुधार के लिए एक भव्य दृष्टिकोण और अवधारणा नोट के रूप में तैयार की गई है। मराठे यानी शरद मराठे और कुमार परिचित थे, जो आंशिक रूप से बताता है कि इस पत्र को हर साल नीति आयोग जैसे सरकारी संगठनों में आने वाले विचारों और पत्रों वाले हजारों दुर्भाग्यपूर्ण जो होते हैं उसे ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे उसी में से चुन लिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी ने उनकी निकटता, मराठे ने बीजेपी के विदेश
विदेशी मित्र इकाई के प्रमुख के साथ अपनी दोस्ती का दावा किया। सत्ताधारी सरकार के साथ मराठे के संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें सितंबर 2019 में भारत के शीर्ष ग्रामीण बैंक नियामक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में स्पेन की राजकुमारी से मिलने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडल में जगह भी मिल गई थी। अब आप इन सब से समझिए कि वो व्यक्ति कितना पावरफुल था, कितना सरकार में उसकी पैठ थी और वो कहां तक सरकार में जा सकता था। इस पत्र को भी आप इसी लहजे से आप इस ईमेल को भी आप देखते रहिए और समझिए। अब हम बात करते हैं कि शरद मराठे ये हैं कौन। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री वाले मैकेनिकल इंजीनियर मराठे अमेरिका में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स इंक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और भारत में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी भी चलाते हैं। मराठे ने बताया, मैं 60 के दशक से अमेरिका में रह रहा हूं। मेरी रुचि उन विषयों में है जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैं अपने समय का एक हिस्सा अपने सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने में बिताता हूं और दूसरा हिस्सा मैं यह कहने में बिताता हूं कि मैंने जीवन में क्या सीखा जिससे मैं सामने ला सकता हूं, जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं कि एक उद्यमी होने के साथ साथ वो अपने जीवन का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए भी करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं कि जिनसे लोगों का भला हो सके। लेकिन भारत के नीतिगत हलकों में उनकी प्रसिद्धि का दावा कुछ और था। सार्वजनिक दस्तावेजों से पता चलता है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भारत में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने के विचार का सुझाव देने में भी शामिल थे। 2016 में उत्तर प्रदेश में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के अपने सपने के बारे में बात की थी। इसे हासिल करने के लिए विचारों पर विचार किया जा रहा था। मराठे के ब्लूप्रिंट का शीर्षक था बाजार संचालित कृषि लिंक्ड मेड इन इंडिया के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की नीति आयोग में एक उत्सुकता जो खरीदार मिल गया था, उनके सपनों को साकार करने वाला मिल गया था। मराठे ने दावा किया कि उनके पास एक मौलिक नया व्यवहारिक समाधान है जिसका सरकार को परीक्षण करना चाहिए और तेजी से बढ़ाना चाहिए। किसानों से पट्टे पर ली गई भूमि का एक साथ जोड़ना, सरकारी मदद से एक बड़ी विपणन कंपनी बनाना और प्रसंस्करण और खेती के लिए छोटी कंपनियां बनाना। ये कंपनियां कृषि उत्पाद बनाने और बेचने के लिए मिलकर काम करती हैं। जो किसान अपनी जमीन पट्टे पर देते हैं वे भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अधिक पैसा कमाने में मदद मिलेगी और खेती बेहतर होगी। यही सपना है। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश भी कर दी, जिसको नीति आयोग ने मान लिया। और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने 11 लोगों की सूची भी बनाई जिन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने खुद को और तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस सूची में शामिल किया। यह एकमात्र कार्यबल नहीं था जिसका मराठे हिस्सा थे। 2018 में सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक का आयुष पारंपरिक चिकित्सा जो है क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, जो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से आप देख सकते हैं। एक ऐसी नौकरी जो किसान की आय टास्क फोर्स की तरह उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में से मेल नहीं खाती। मराठे ने बाद में बढ़ते बाजार का लाभ उठाने के लिए खाद्य और व्यवसाय में शामिल 18 कंपनियों को चलाने वाली एक सुस्थापित व्यवसायी संजय मारीवाला के साथ एक अलग गैर लाभकारी कंपनी स्थापित की। ये इनका इतिहास है। मराठे ने किसानों की आय पर कार्यबल का हिस्सा बनाने के लिए 11 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें मारीवाला भी शामिल था। मारीवाला जो इनका पार्टनर है। नीति आयोग को मराठे के अवधारणा नोट में किसानों की आय दोगुनी करने पर अनिवासी भारतीयों और उद्यमियों में सुझाव लेने के लिए एक आउटरीच अभियान का भी प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करने का उल्लेख किया जिसे वह जानते थे, विजय चौथाई वाले, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के विदेश नीति विभाग और प्रवासी मित्र इकाई में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जबकि आयोग ने इस विचार में रुचि व्यक्त की। चौथाई वाले ने अंततः भाग नहीं लिया, जिससे आधिकारिक आउटरीच के लिए पार्टी सदस्य की पसंद के पीछे के कारण अस्पष्ट हो गए। आयोग ने मराठे की योजनाओं को लगन से पालन किया। कुछ ही दिनों में नीति आयोग ने फैसला किया कि मराठे के कॉन्सेप्ट नोट पर एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की जाएगी। यह सुझाव देते हुए मराठे के कॉन्सेप्ट नोट पर पहले से ही पर्दे के पीछे बातचीत हो चुकी थी। उस समय के कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सरकार और सरकार के थिंक टैंक्स के अन्य शीर्ष नौकरशाहों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। उसने किया। नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों को की उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मराठे की सिफारिश के अनुसार चुने गए 16 प्रतिभागियों में से 7 शामिल थे। उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया, जो व्यावसायिक योजना के विवरण के साथ ढांचा विकसित करेगी। 8 दिसंबर 2017 को नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने एक फाइनल नोटिंग में लिखा, टास्क फोर्स की स्थापना के प्रस्ताव पर पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ चर्चा की गई और हम आगे बढ़ने से पहले उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करें। नीति आयोग पीएमओ की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया है। नीति आयोग ने पीएमओ की प्रतिक्रिया का उल्लेख अपने नोट में नहीं किया, लेकिन कोई उसका अनुमान लगा सकता है। जिनका 2018 तक 3 महीने के भीतर मराठे से पहली बार अपने मसौदा योजना भेजी। आयोग ने आधिकारिक तौर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया। इससे निर्माण आयोग करते हुए एक ज्ञापन में आयोग ने कहा, एक सामाजिक उद्यमी और बाजार संचालित कृषि लिंक मेड इन इंडिया दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसा करने को प्राथमिकता दी जाए। नीति आयोग के रिकॉर्ड्स यह नहीं दिखाते कि मराठे के कहने पर विशेष टास्क फोर्स का गठन गुप्त तरीके से क्यों किया गया। यह सबसे पहला सवाल कि जब नीति आयोग ने ऐसा कुछ किया था तो क्यों नहीं लोगों के सामने यह बातें रखी कि टास्क फोर्स के कहने पर यह सब चीजें हुई हैं, जबकि सरकार ने पहले ही किसानों की आय दोगुनी करने के तरीकों पर एक विशाल आधिकारिक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन कर दिया था। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में टास्क फोर्स का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जिसमें सदस्यों या जिनमें इसे परामर्श किया उसका विवरण नहीं दिया गया। टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। यहीं पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 2 महीने के भीतर अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। 1 साल 4 महीने बाद कमेटी बनी, लेकिन नीति आयोग की टास्क फोर्स अब पूरे जोश में थी। सांसारिक जो है, लेकिन आवश्यक चीजों को शीघ्रता से व्यवस्थित कर दिया गया। मराठे ने कई तरह की सुविधाएं मांगी। काम करने की जगह डेस्कटॉप से लेकर यात्रा भत्ता तक आयोग ने तुरंत उन्हें उसकी अनुमति दे दी, जो कि आप मेरे ये जो ईमेल के कॉपी आप जो देख रहे हैं, ये उनकी ईमेल है। ये है, आप इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई चाहे तो मैं उसे दे सकता हूं। अंतर मंत्रालय समिति के विपरीत, जिसने हितधारकों के एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श किया, जिसमें कृषि कार्यकर्ता भी शामिल थे। मराठे कल्पित टास्क फोर्स ने मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। अपनी पहली बैठक में टास्क फोर्स ने पहला एजेंडा तैयार किया। मराठे ने कहा, कृषि से कृषि व्यवसाय की ओर बढ़ने का यही सही समय है। कोविड का समय था और ये कानून लाने का भी वही समय था कि ये इस समय आ सकता है, तो ये एक सही समय था, यह उन्होंने कहा। कलेक्टिव ने नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण विभाग और टास्क फोर्स से परामर्श करने वाली कंपनियों को विस्तृत प्रश्न भेजे हैं। अनुस्मारक के बावजूद इनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। इस टास्क फोर्स में जितने भी लोग थे, उसको जो कलेक्टिव ये उसने सभी को मेल भेजे हैं, सभी से सवाल किया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी इनके सवालों को जवाब देना ठीक नहीं समझा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और तपस्या में कहां कमी रह गई। तो अब आप सवाल करिए और इसे समझिए। सवाल यह भी हो सकता है
कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस तरह से इस समय आई, क्या यह भी एक छलावा होगा? अगर यह छलावा है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी सरकार ने उस समय मौन साधा, और इस पर भी, क्योंकि टास्क फोर्स बना, इस शरद मराठे के टास्क फोर्स पर उसके द्वारा चयनित नामित लोगों के द्वारा सजेस्ट किए गए जो कानून थे, जो भी चीजें उन्होंने कही थी, उसे कानून में लाया गया। तो यह सरकार ने, नीति आयोग ने कहीं नहीं बताया कि इस तरह का कोई टास्क फोर्स बना। तो सरकार इन बातों को, शरद मराठे को क्यों छुपाई, इस बात को क्यों छुपाई? तो सवाल मंशा पर तो खड़े होते ही हैं। आप और हम एक कठपुतली है, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में होती है, ताकत उसी के हाथ में होती है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो, जिसे चाहे वो उठा सकता है, जिसे चाहे वो गिरा सकता है। सत्ता की चाबी जहां हो, ताकत वही होती है। शायद लोकतंत्र का यही मतलब है। लोकतंत्र का एक मतलब यही है कि आप वोट दीजिए और घरों में सो जाइए। जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, समझा, उन सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और अगर उन्हें अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।